हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक सिद्धांत ज्योतिर्गणित में से भगड़ाध्याय है, अर्थात ग्रहों की परिक्रमा के मान एक कल्प में। भगड़ाध्याय किसी ग्रह द्वारा एक कल्प में की गई परिक्रमा के कुल मान को ही भगड़ कहते हैं, और जिस अध्याय में इसका अध्ययन करते हैं उसे भगड़ाध्याय कहते हैं। अब विभिन्न ग्रहों के मंदोच्चों, शीघ्रोच्चों तथा ग्रहपातों के भगड़ एक कल्प में। सबसे पहले ग्रहों के भगड़। पहला जो श्लोक है वो है अर्क शुक्र बुध पर्यया विदेही कोटि गुणता रदाभ्या। अर्थात सूर्य, बुध, शुक्र पूर्वाभिमुख गमन करते हुए एक कल्प में 432 करोड़ भगण करते हैं, और यही मान एक कल्प में सूर्य का, वही बुध का, वही शुक्र का। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इसलिए इनका भगण का मान समान है। 432 करोड़ को आप 432 गुणे 10 की घाते 7 लिख सकते हैं। 432 के आगे 7 जीरो लगा सकते हैं, या 4 अरब 32 करोड़ भी बोल सकते हैं। इसी में एक्सटेंशन ये भी है कि इतना ही मान शनि, गुरु तथा मंगल के शीघ्रोच्चों की अगर संख्या होती तो शनि, गुरु, मंगल के भी इतने ही हो गए। तो फिर अंतर क्या है? अंतर यह है कि शनि, गुरु, मंगल के सिर्फ शीघ्रोच्चों की भगड़ की संख्या इतनी होती है, ना कि मंदोच्चों की। क्योंकि शनि, गुरु और मंगल के जो शीघ्रोच्च होते हैं वह शुक्र की कक्षा के नजदीक होते हैं। नोट: जब ग्रहों के शीघ्रोच्च, मंदोच्च कुछ भी ना लिखे हों तो उसे खुद से मंदोच्च ही समझें। तो ये सूर्य है, इसके चारों तरफ भगड़ लगा रहे हैं अपनी ऑर्बिट में ग्रह। एक कल्प में कितने चक्कर अब तक लगा चुके हैं, इसी को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब हमने अभी जो वर्ड यूज किया कि शीघ्रोच्च और मंदोच्च, वो क्या होते हैं? इसको हम पेरीहीलियन या शीघ्रोच्च कहते हैं। वह बिंदु जिस पर कोई ग्रह सूर्य के सबसे निकट होता है उसे उसका पेरीहीलियन कहते हैं। पेरीहीलियन शब्द ग्रीक शब्द पेरी, जिसका अर्थ है निकट, और हेलियोस, जिसका अर्थ है सूर्य। यहाँ ग्रह की गति सबसे अधिक होती है। एपिहीलियन या मंदोच्च पेरीहीलियन का विपरीत एपीहीलियन है, जो वह बिंदु है जिस पर परिक्रमा करने वाला पिंड या ग्रह सूर्य से सबसे दूर होता है। यहाँ ग्रह की गति सबसे कम होती है। नोट में हम ये बता दें कि इन द केस ऑफ मून, एपिहीलियन एंड पेरीहीलियन आर नोन एज एपोजी एंड पेरीजी। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ना कि सूर्य का। इसलिए पेरीहीलियन एंड एपिहीलियन वर्ड इज चेंज्ड। एपिहीलियन बिकम्स एपोजी, पेरीहीलियन बिकम्स पेरीजी इन केस ऑफ मून। अब इसको डायग्राम में समझ लें। ये सूर्य है, सभी ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षा, जिसे हम इक्लिप्स कहते हैं, इलिप्टिकल पाथ कहते हैं, उस पे चक्कर लगाते हैं। इसके दो फोकस होते हैं। एक फोकस पे सूर्य है, अर्थात इलिप्टिकल पाथ में रेडियस कांस्टेंट नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। जब इसकी रेडियस सबसे कम होती है तो इसे शीघ्रोच्च पॉइंट कहते हैं, पेरीहीलियन कहते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रह की गति सबसे ज्यादा होती है, शीघ्र चलने लगता है, तेज चलने लगता है, टू मेक कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी। ये केपलर्स का रूल है, सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स। और जब ये ग्रह का रेडियस सबसे ज्यादा होता है तो ये सबसे दूर होता है सूर्य से, उस समय सबसे धीमे चलने लगता है, इसीलिए इसे हम मंदोच्च या एपीहीलियन कहते हैं। शीघ्रोच्च मंदोच्च के बीच में दो पॉइंट होते हैं, स्पष्ट और मध्यम। मध्यम वो पॉइंट है जहां सूर्य और उस ग्रह के बीच का मध्यम या एवरेज रेडियस होता है, और स्पष्ट वो होता है जब मंदोच्च की गणना हम आसानी से कर सकते हैं और स्पष्ट मान ग्रह का निकाल सकते हैं, ना उसकी गति बहुत कम है ना बहुत ज्यादा। अब आगे के कैलकुलेशन में हम कुछ और वर्ड भी यूज करेंगे, जैसे सेलेस्टियल इक्वेटर, आकाशीय भूमध्य रेखा क्या है? द सेलेस्टियल इक्वेटर इज परपेंडिकुलर टू अर्थ्स रोटेशनल एक्सिस।
and perpendicular to the Earth equator and parallel to the Earth equator. तो celestial equator या आकाशीय भूमध्य रेखा, the celestial equator is perpendicular to the Earth rotational axis and parallel to the Earth equator. The ecliptic is inclined about 23.44 degree to the celestial equator. हिंदी में आकाशीय भूमध्य रेखा पृथ्वी की घूर्णन ध्रुवी के लंबवत है और पृथ्वी की विषुवत रेखा के समानांतर है। क्रांतिवृत्त आकाशीय भूमध्य रेखा से लगभग 23.44 अंश झुका हुआ है। अब क्रांतिवृत्त क्या है? द इक्लिप्टिक इज द प्लेन ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन। इन जियोसेंट्रिक एस्ट्रोलॉजी में हम ऐसा मानते हैं कि इन जियोसेंट्रिक astrology, it is the sun's orbit around the earth because earth is stationary. It is assumed. The moon's orbit is inclined about 5.14 to the ecliptic. This means that the moon can appear up to about 5 degrees north or the south of the ecliptic. हिंदी में क्रांतिवृत्त सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का तल है। भूकेंद्रीय ज्योतिष में यह पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की कक्षा है। चंद्रमा की कक्षा क्रांतिवृत्त से लगभग 5.14 डिग्री झुकी हुई है। इसका मतलब है कि चंद्रमा क्रांतिवृत्त से लगभग 5 डिग्री उत्तर या दक्षिण में दिखाई दे सकता है। अब इसको डायग्राम में समझ लें। यह हमारा पृथ्वी के विषुवत रेखा के समानांतर जो विषुवत रेखा ब्रह्मांड में है उसे हम सेलेस्टियल इक्वेटर कहते हैं। और इसका जैसे पृथ्वी में एक्सिस है नॉर्थ सेलेस्टियल पोल और साउथ सेलेस्टियल पोल, इसे अर्थ की एक्सिस भी कहते हैं। ये सेलेस्टियल इक्वेटर से 90 डिग्री पे है लंबवत। तथा जिस तरह से और जिस पाथ पे पृथ्वी मूव करती है, चलती है, उसे हम इक्लिप्टिक कहते हैं। ज्योतिष में इसे क्योंकि पृथ्वी को केंद्र माना गया तो हम कह सकते हैं कि सूर्य इस पाथ पे चल रहा है सापेक्ष रूप से। तो इक्लिप्टिक क्या है? द पाथ ऑफ अर्थ which is called the path of sun in case of astrology. इक्लिप्टिक और सेलेस्टियल इक्वेटर के बीच में 23.5 डिग्री का अंतर है। इक्लिप्टिक का भी एक परपेंडिकुलर या लंबवत एक्सिस होता है जिसे हम इक्लिप्टिक एक्सिस कहते हैं। इसलिए दो पोल मिलते हैं, नॉर्थ इक्लिप्टिक पोल एंड साउथ इक्लिप्टिक पोल। जहां पे इक्लिप्टिक या क्रांति वृत्त सेलेस्टियल इक्वेटर या नाड़ी वृत्त को काटता है दो जगह पे, उसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं, संपात बिंदु कहते हैं। मेष राशि की शुरुआत में वर्नल इक्विनॉक्स और कन्या राशि के अंत पे ऑटमनल इक्विनॉक्स या शरद संपात कहते हैं। तो ये था आकाशीय भूमध्य रेखा और इक्लिप्टिक। अब हम लोग देखेंगे मून की ऑर्बिट या चंद्रमा की कक्षा क्या है। The moon's orbit is inclined about 5.14 degree to the ecliptic, the apparent path of the sun in the sky. The inclination of the moon orbit varying from the 4.5554 to about 5.3 degree. The moon has the same orbital period and the rotation period, which is 27.3. हिंदी में चंद्रमा की कक्षा क्रांतिवृत्त से लगभग 5.14 डिग्री झुकी हुई है। चंद्रमा की कक्षा का झुकाव 4.54 से लेकर लगभग 5.3 डिग्री तक भिन्न होती है। चंद्रमा की परिक्रमा अवधि और परिक्रमण अवधि समान है जो 27.3 दिन है। तो ये देखिए, ये ग्रीन कलर में यहाँ पे इक्लिप्टिक बना हुआ है क्रांतिवृत्त, और क्रांतिवृत्त पे पृथ्वी चल रही है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन एकदम से क्रांतिवृत्त पे नहीं, बल्कि क्रांतिवृत्त से 4.54 डिग्री से लेकर 5.3 डिग्री तक भिन्न होता है। एवरेज माने तो 5 डिग्री के अंतर पे चलता है क्रांतिवृत्त से। चंद्रमा के पाथ का क्रांतिवृत्त से झुकाव 5 डिग्री के आसपास है। चंद्रमा एक पूरा परिक्रमा पृथ्वी के चारों तरफ 27.3 में करता है, 27.3 दिन में पूर्ण करता है, और ये खुद अपनी एक्सिस पे भी इतने ही समय में एक रोटेशन पूरा करता है। रिवोल्यूशन
Around the Earth, 27.3 days. Rotation along the axis, 27.3 days. Nodal अवधि, nodes. The moon's declination reaching its maximum and minimum once every 18.6 year, a nodal period. During this time, the moonrise or the moonset azimuth has its northern and southern points on the horizon. चंद्रमा का झुकाव प्रत्येक 18.5 वर्ष की नोडल अवधि में एक बार अपने अधिकतम और न्यूनतम पर पहुंचता है। इस समय के दौरान चंद्रमा का चंद्रोदय या चंद्रास्त का दिगंत क्षितिज पर अपने सबसे उत्तरी और दक्षिणी बिंदु पर होता है। तो इसमें यह बताया गया है कि 18.5 साल में ऐसा एक बार होता है जब चंद्रमा उत्तरी या दक्षिणी छोर पर अपने जो झुकाव है उसको अधिकतम 5.3 डिग्री पे पहुंचता है और इस समय चंद्रमा का उदय और अस्त एकदम क्षितिज पर होता है। अब भगड़ाध्याय का सेकंड श्लोक है, खाभ्र खाभ्रम गगनाम वरेंद्रिय। इसमें यह बताया गया कि चंद्रमा की शीघ्रोच्चों की भगड़ संख्या 5,775 करोड़ 33 लाख है और मंगल की मंदोच्चों की भगड़ संख्या 229 करोड़ 68,28,522 है। तो चंद्रमा की शीघ्रोच्च अभी ऊपर ने बताया 432 करोड़ चंद्रमा के वो मंदोच्च हैं एक कल्प में। शीघ्रोच्च ज्यादा होंगे क्योंकि ये चंद्रमा और ज्यादा पास आ जाएगा। तो चंद्रमा की शीघ्रोच्चों की, वैसे भी चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा होता है तो ये सूर्य से एकदम डिफरेंट होंगे। ये सूर्य का भगड़ नहीं कर रहा, पृथ्वी का कर रहा है। सूर्य का एक भगड़ करने में पृथ्वी के 13 भगड़ करता है, ये 13 गुना मान है। तो चंद्रमा के शीघ्रोच्चों की भगड़ संख्या 5,775 करोड़ 33 लाख है और मंगल के मंदोच्चों की भगड़ संख्या 229 करोड़ 68,28,522 है। क्योंकि मंगल के शीघ्रोच्च तो 432 करोड़ के बराबर होंगे, ये पहले भी बता दिया गया, क्योंकि इसके जो शीघ्रोच्च पॉइंट है वो शुक्र और बुध की ऑर्बिट के पास, इसलिए मंदोच्च उस 432 से कम ही होंगे। तीसरा श्लोक, सिंधु सिंधु नमास्तुगो, अर्थात बुध के शीघ्रोच्च कितने होंगे? 1,793 करोड़ 69 लाख 98,984। तो ये बुध के शीघ्रोच्च हैं। मंदोच्च पहले ही बता दिए हैं 432 करोड़ एक कल्प में, लेकिन शीघ्रोच्च और पास है इसलिए इसकी संख्या ज्यादा है, 432 करोड़ की जगह 1,793 करोड़ के आसपास। अब गुरु के मंदोच्च, गुरु के शीघ्रोच्च पहले ही बता दिए हैं 432 करोड़, तो मंदोच्च कितने हैं? 432 से बहुत ही कम है, सिर्फ 36 करोड़ 42,26,455। नेक्स्ट श्लोक है, दुनंद वेदांग गजा, अर्थात शुक्र के शीघ्रोच्चों का मान है ये। शुक्र के मंदोच्च तो 432 करोड़ एक कल्प में है, तो शीघ्रोच्च उससे ज्यादा होंगे और दिया भी है 432 से काफी ज्यादा, 702 करोड़ 23,89,492। शनि के मंदोच्च भगड़, शनि के शीघ्रोच्च तो पहले ही बता दिए हैं 432 करोड़ एक कल्प में, तो मंदोच्च उससे कम होंगे, काफी कम होंगे, क्योंकि ये बहुत दूरस्थ पॉइंट है, सिर्फ 14 करोड़ 65,67,298। पांचवा श्लोक, ख्रीष्टभ्यो, सूर्य का मंदोच्च 480 भगड़। अब ये देखिए एकदम डिफरेंट चीज है, ये सूर्य का मंदोच्च है। हम लोगों ने मंदोच्च और शीघ्रोच्च पढ़े हैं जो अभी पीछे, वो एक कल्प में के मान, ये उससे हटके हैं। सूर्य का मंदोच्च 480 भगड़, चंद्र का मंद 48 करोड़ 81,05,858, मंगल का 292, बुध का 332, गुरु का 855, शुक्र का 653, शनि का 41। अब ग्रहों के पातों के भगड़, ग्रहों के पात अर्थात विक्षेप, ग्रहों की लंबवत दूरी क्रांति वृत्त से, उसी को हम पात कहते हैं। तो ग्रहों के पातों के भगड़ वो कितने हैं?
तो ग्रहों के जो पात भगण है, चंद्रमा का पात भगण 23 करोड़ 23 लाख, 11,168, मंगल का 267, बुध का 521, गुरु का 63, शुक्र का 893, शनि का पात भगण 584 है। चंद्र सहित सभी के पात मेष से मीन, कुंभ, मकर आदि क्रम से विलोम गति करते हैं। देखिए ये उल्टा चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। मेष के बाद वृष आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मेष से मीन, मीन से उल्टा कुंभ, कुंभ से मकर, तो ये उल्टी गति करते हैं। इसी को वक्री गति भी कहते हैं। तो पात हमेशा, जैसे चंद्रमा का पात राहु केतु है, वक्री गति करते हैं, हमेशा वक्री रहते हैं। अब पात हमने बताए हैं, तो पात क्या होते हैं इसको और भी डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये नोट में हमने लिखा है कि पाथ आर द नोड आर द पॉइंट ऑन द इक्लिप्टिक प्लेन और द सेलेस्टियल इक्वेटर प्लेन वेयर ए प्लैनेट्स ऑर्बिट क्रॉसेस। देखिए जो पाथ या नोड होते हैं वो क्रॉस सेक्शन पॉइंट होते हैं जहां पे वो ग्रह इक्लिप्टिक प्लेन, मतलब एरिया की बात कर रहे हैं, इक्लिप्टिक पाथ की नहीं। बहुत सारे ग्रह होते हैं इक्लिप्टिक पे कभी नहीं आते हैं, बल्कि इक्लिप्टिक प्लेन पे आते हैं। मतलब सूर्य से पृथ्वी को जोड़ने वाला एक इमेजिनरी प्लेन आप मान लीजिए, उस प्लेन में जहां भी ये पेनिट्रेट करेंगे वहीं पे नोड बन जाएगा। जरूरी नहीं कि वो इक्लिप्टिक पे ही हो। तो ये सूर्य से पृथ्वी के बीच में जितना ये ब्राउन कलर का प्लेन बना है, ये पूरा इक्लिप्टिक प्लेन है। इसमें कहीं पे भी ग्रह अगर पेनिट्रेट करेगा, चाहे बाहर निकले या अंदर जाए, तो वो नोड है या पाथ है। ऑर्बिट की जरूरत नहीं। कभी कभी चंद्रमा ऑर्बिट पे भी करता है, लेकिन ज्यादातर ये प्लेन को करता है। सो द नोड आर द पॉइंट ऑन द इक्लिप्टिक प्लेन वेयर द planet crosses. These are always two in number. One where the planet is ascending, the other one where the planet is descending. This pair is always opposite to each other, and their motion is opposite to the planet's motion as seen from the Earth. The nodes move along the ecliptic plane from east to west. तो इसमें भी बताया गया है कि भाई जब कोई ग्रह पेनिट्रेट करेगा तो एक तरफ अंदर जाएगा, दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलता है असेंडिंग नोड ऊपर की ओर जाता है, और दूसरे तरफ वो डिसेंडिंग नोड या नीचे की तरफ जाता है, इक्लिप्टिक प्लेन के नीचे चला जाता है। तो ये हमेशा दो होते हैं, पेयर में होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, 180 डिग्री अपोजिट होते हैं। और इनका मोशन हमेशा ग्रहों से विपरीत दिशा में होता है, अर्थात ये मेष से वृष की तरफ जाने के बजाय मेष से मीन की तरफ जाए। यहाँ पे हम इस डायग्राम में क्लियर करना चाहेंगे कि देखिए चार स्थिति बताई गई है पृथ्वी के। ये सूर्य बीच में, ये ब्लू कलर की पृथ्वी है, अपने ऑर्बिट अर्थात क्रांतिवृत्त पे मोशन में है, और चंद्रमा इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा। इन दो स्थितियों में ग्रहण नहीं पड़ेगा। इक्लिप्स नॉट पॉसिबल बिकॉज फुल एंड न्यू मून्स आर नॉट नियर द नोड। नोड वो कट पॉइंट है जहां ग्रीन कलर का स्पॉट बना है, ये इस बार ऑर्बिट के पास में है। और अगर इन्हीं को हम राहु केतु कहते हैं, और ये अगर चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के सीध वाली रेखा पे नहीं है तो ग्रहण नहीं पड़ सकता। ग्रहण पड़ने की कंडीशन ये है कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में हो, साथ में नोड भी वहां पे हो, तभी ग्रहण पड़ेगा। तो ये दोनों स्थिति तो नहीं सपोर्ट कर रही हैं। इन दो स्थितियों में, जो कि मेष के आसपास और कन्या के अंत पे है, वहां पे ग्रहण की स्थिति बनती है हमेशा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे नोड्स अर्थात वो क्रॉस सेक्शन पॉइंट जहां पे चंद्रमा एंटर करेगा और फिर बाहर निकलेगा, वो दोनों नोड या पाथ उस एक्सिस पे आ रहे हैं जहां तीनों एक साथ हो सकते हैं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, और साथ में राहु केतु अर्थात नोड या पाथ। ये चारों एक साथ हो सकते हैं, तभी ग्रहण पड़ जाएगा। अब अगर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में है तो ये सूर्य ग्रहण है, और चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बाहर है तो चंद्र ग्रहण है, अर्थात इक्लिप्टिक प्लेन के बाहर चंद्र ग्रहण, इक्लिप्टिक प्लेन के अंदर अर्थात इक्लिप्टिक ऑर्बिट के अंदर सूर्य ग्रहण।
चंद्रमा के केस में इन्हीं पाथ को हम राहु केतु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द असेंडिंग नोड राहु है चंद्रमा के केस में, एंड डिसेंडिंग नोड चंद्रमा के केस में केतु कहलाती है। दीज आर द 2 पॉइंट वेयर द मून्स ऑर्बिट क्रॉसिंग द इक्लिप्टिक प्लेन, द अपरेंट पाथ ऑफ द सन अक्रॉस द सेलेस्टियल स्फीयर। तो इक्लिप्टिक प्लेन हम पहले ही बता चुके हैं, ये हमारे ऑर्बिट और सूर्य को मिलाने वाला जो पूरा एरिया है, जो प्लेन है, उसकी हम बात करते हैं। उसमें कहीं पे भी कट करेगा ग्रह, वो पाथ ही कहलाएगा, जरूरी नहीं कि वो ऑर्बिट पे हो। तो ascending note, the point where the moon crossing the ecliptic from south to north. Descending, the point where the moon crossing ecliptic from north to south. यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अब जो हमने ऊपर सबसे पहले बताया कि बुध शुक्र के जो भगड़ होते हैं वो सूर्य के भगड़ के बराबर होते हैं, उसके बारे में। एक कल्प में जितने वर्ष होते हैं उतने ही सूर्य के भगड़ होते हैं। एक कल्प में जितने सौर वर्ष होते हैं, ब्रह्मा के एक दिन का मान में इसको प्रूव किया गया है कि एक कल्प में जितने सौर वर्ष होते हैं उतने ही सूर्य के भगड़ होते हैं, और इनका मान 432 करोड़ आया था। बुध शुक्र सदा सूर्य के आसन या आसपास ही रहते हैं, कभी उनके आगे रहते हैं तो कभी उनके पीछे रहते हैं। ये रवि के साथ सदा अनुचर या फॉलोअर के रूप में घूमते हैं, अतः उनकी भगड़ संख्या रवि भगड़ के तुल्य होगी, अर्थात एक कल्प में 432 करोड़ ही होगी। अब सौर वर्ष, सावन वर्ष और सावन दिन क्या होता है? क्रमशः 2 सूर्योदय के अंतराल को सावन दिन कहते हैं। एक सौर वर्ष में 365 सावन दिन, 15 घटी 30 पल 22 विपल 30 प्रति विपल होते हैं। इसका 12वां भाग सौर मास होता है तथा 30 सावन दिनों का सावन मास होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब सूर्य मान लीजिए कि अश्विनी नक्षत्र से शुरुआत करता है, 365 दिन के बाद वापस एग्जैक्ट जब उसी पॉइंट पे आए, तो इस पूरे समय को हम एक सौर वर्ष कहते हैं। इसी को 12 हिस्सों में बांट दीजिए तो उसे सौर मास कहते हैं, और उस सौर मास के 30 बराबर हिस्से कर दिए तो सौर दिन कहलाता है। उसी को हम सावन दिन भी कहते हैं। चंद्रोच्च की भौतिक, चंद्र की स्पष्ट गति जिस दिन यह परमार्ग सबसे कम कहां पे होती है, एपोजी, सबसे ज्यादा दूर पॉइंट, उस दिन मध्यम तथा स्फुट चंद्र तुल्य हो गए। उस दिन मध्यम और स्फुट तुल्य होते हैं, मतलब एक समान होते हैं, और वही उसका उच्च स्थान लगभग 4.5 या 5 डिग्री होता है। उच्च स्थान पर ग्रह का फलाभाव अर्थात फल शून्य होता है, अतः वहां गति परमाल्प होती है। तो जब वो उच्चस्थ पॉइंट पे होता है, एपोजी पे होता है, जहां पे हम मंदोच्च कहते हैं क्योंकि ग्रह की गति सबसे कम हो जाती है, तो वहां पे वो ग्रह अपना फल सबसे कम देता है। तो जब भी कोई ग्रह एपोजी पॉइंट पे या एपिहीलियन पे होगा, तो वो गुण उस जातक में, उस बच्चे में सबसे कम आएंगे, उस ग्रह के गुण सबसे कम आएंगे। चंद्रपात भगवोपपत्ति। अब चंद्र के पात का, वो तो चंद्रोच्च का था, अब ये चंद्र के पात का। जिस दिन चंद्रमा का दक्षिण या उत्तर सर, जिसे हम विक्षेप कहते हैं, क्षीयमाण अर्थात 0, उस दिन उसका विक्षेप शून्य होता है, क्योंकि वो क्रांति वृत्त पे आ गया है। तो अब क्रांति वृत्त और चंद्रमा के ऑर्बिट में कोई अंतर नहीं रहा, तो उसका विक्षेप पात 0 हो गया। बाकी के दिनों में सर या विक्षेप होता है। इस विक्षेप को 12 राशि में से घटाने से चंद्र का पात की लंबाई प्राप्त होती है। तो बाकी के दिनों में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसको 12 राशि में से घटा दें तो कितनी लंबाई है चंद्र के पात की, ये तो पता जाती है। यह पात स्थान पूर्व पात स्थान से पश्चिम में पीछे होता है, इससे पात की विलोम गति सिद्ध होती है, अर्थात इनकी दिशा उल्टी चलती है। मतलब ये मेष से वृष की तरफ जाने की बजाय मेष से मीन की तरफ जाते हैं। और इनको फाइंड करने के लिए 12 राशि में से उस स्तर या जो अंतर आ रहा विक्षेप है उसको घटा दें तो पात की लंबाई मिल जाएगी। रवि मंदोच्च भगड़ोपपत्ति। मिथुन राशि में रवि के रहने पर किसी भी दिन रेवती नक्षत्र के उदय के पश्चात जितनी घटी बाद सूर्य उदित हो उतनी घटी का मीन राशि के अंत से लग्न साधन करें। देखिए, मिथुन राशि में रवि के रहने पर, मतलब मिथुन में यहाँ पे कहीं रवि है, जब यहाँ पे रवि है, किसी भी दिन रेवती नक्षत्र के उदय के पश्चात, जब पूर्व दिशा में रेवती नक्षत्र उदित हो, उसके बाद जितनी घटी बाद सूर्य उदित हो। अब रेवती नक्षत्र उदित होने के बाद सूर्य उदित होगा,
काउंट कर लें कितनी घटी निकल गई, और उतनी घटी का मीन राशि से, मीन राशि के अंत से, मीन राशि के अंत से उतनी घटी आगे पहुंचा दें, आप देखेंगे सूर्य बन गया, अर्थात आपने स्पष्ट सूर्य पा लिया। इसी प्रकार दूसरे दिन भी करें और आप देखेंगे दोनों स्पष्ट सूर्य में अंतर होगा। दोनों रवि स्पष्ट का अंतर सूर्य की गति होगी, एक दिन की गति होगी। इसी प्रकार प्रत्येक दिन स्पष्ट गति प्राप्त करते जाएं। जिस दिन इस प्रकार करते रहने से रवि की स्पष्ट गति सबसे कम परमाल्प होगी, उसी दिन रवि स्पष्ट तथा रवि मध्यम मान तुल्य होंगे, अर्थात रवि का यह मान मंदोच्च है और रवि अपने सबसे दूरस्थ स्थान पे है, सबसे दूर है। और वो क्या होता है, मिथुन का अंत पॉइंट और कर्क की शुरुआत। एक्चुअली में सूर्य की बात कर रहे हैं तो ये पृथ्वी का ही हुआ, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही, तो जब पृथ्वी अपने एपिहीलियम पे होगी तो इसे हम मंदोच्च बोलेंगे, किसका, रवि का, सबसे धीमे चलेगा। तो जब सभी सबसे ज्यादा दूर रवि होगा और सबसे कम स्पीड से चलेगा, धीमे चलेगा, तो ये अपने गुण भी जातक में सबसे कम देगा। तो जातक आत्मा से कमजोर होगा, आत्मबल कम होगा। जैसे कोई ग्रह है, जैसे कि बुध ग्रह है, मंदोच्च अर्थात सबसे दूरस्थ स्थान पे है, तो अपने सब गुण कम देगा जातक में, बालक में। और बुध का गुण क्या है, बुद्धि, तो वो जातक या बालक बुद्धिमान, बहुत कम बुद्धिमान होगा, अर्थात अल्प बुद्धि हो। तो इसका ज्योतिष में क्या उपयोग है मंदोच्च का, वो हमने बताने की कोशिश की। तो मित्रों ये प्रथम भाग था भगड़ाध्याय का। कैसा लगा आप लोगों को, पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।